नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ग्रुप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पंजाब सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 6-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस निर्णय में कहा गया कि यदि राज्य चाहे तो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में भी उपवर्गीकरण यानी कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस निर्णय के बाद प्रश्न उठता है कि क्या यह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में जो कमजोर वर्ग हैं उनके प्रतिनिधित्व के लिए नए रास्ते खोलेगा? क्या इससे आरक्षण पर नई बहस आरंभ हो जाएगी? वर्ष 2004 में न्यायालय ने क्या निर्णय लिया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में इस निर्णय को पलटा गया? उपवर्गीकरण के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं और इस निर्णय का क्या महत्व है? इस निर्णय के भावी प्रभाव क्या हो सकते हैं? इन सभी तथ्यों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आज हम समझने का प्रयास करते हैं और स्टार्ट करते हैं आरक्षण का उपवर्गीकरण। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी आरक्षण व्यवस्था में 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लेकिन इन जातियों के समूह में कुछ जातियां ऐसी हैं जो उस समूह की कुछ जातियों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से वही उठा रही है, जिससे इनके समूह में जो अत्यंत वंचित या पिछड़ा तबका है उसे विशेष लाभ नहीं हो पा रहा है। तो इसी समस्या को देखते हुए न्यायालय ने इस निर्णय के माध्यम से इस समस्या का हल करने का प्रयास किया है। तो चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं और यहाँ पर हम बिहार का उदाहरण लेते हैं। तो बिहार में हाल ही में जाति आधारित जनगणना भी आई है। बिहार में 22 अनुसूचित जातियां हैं, जिनमें बौरी, मोची, धोबी, डोम, दुसाद, घासी जैसी जातियां प्रमुख हैं। अब इन जातियों में देखें तो कुछ जातियां जो काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं तुलनात्मक रूप में अनुसूचित जाति के संदर्भ में हम बात करें तो, जबकि कुछ जातियां की स्थिति काफ़ी दयनीय है, अत्यंत वंचित है वह उस वर्ग में। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर कुछ तथ्य को देख सकते हैं। धोबी की यहाँ बात करें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 0.26% है, MBBS 0.05% और स्नातक 7.54% है। इसी क्रम में आगे दुसाध में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 0.07%, MBBS 0.02% और स्नातक 3.8% है। रविदास में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 0.07%, MBBS में 0.02% और स्नातक 3.62% है। अब इस अनुसूचित जनजाति में यदि हम मुसहर की स्थिति देखें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 0%, MBBS 0% और स्नातक केवल 0.18% हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसमें कितना अंतर है। धोबी और जो मुसहर हैं जिन्हें कुछ विशेष सुविधा नहीं है, तो उनके लिए बिहार सरकार चाहे तो कोटा बना सकती है, यानी कि उपवर्गीकरण कर सकती है। तो बिहार सरकार द्वारा देखा जाए तो महादलित की जो विचारधारा लाई गई, जो अवधारणा लाई गई कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं योगेंद्र यादव, इनके आंकड़े को भी यदि देखा जाए तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। के द्वारा कहा गया कि बिहार में धोबी, दुसाद, मुसहर अनुसूचित जातियां हैं और यहाँ इनकी संख्या यदि 10,000 मानकर चीज़ों को समझने का प्रयास करें, जो वास्तविक स्थिति है और स्पष्ट हो जाती है। तो इनके द्वारा कहा गया कि 10,000 लोगों में धोबी समाज के 124 लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहीं दुसाद समाज में 10,000 में से सिर्फ 45, जबकि मुसहर में बात करें तो 10,000 में से सिर्फ एक ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार वह न केवल बिहार बल्कि देश में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। तो इस प्रकार 1 और 124 का जो अंतर है, अनुसूचित जाति के भीतर ही जो इतना बड़ा अंतर है, इसी को लेकर राज्य ने कहा था कि कोटा के भीतर कोटा बनाए जाएंगे। तो इस स्थिति को देखा जाए तो जो अभी निर्णय आया है वह स्वागत योग्य कदम माना जा सकता है, क्योंकि बिहार सरकार यदि चाहे तो इसके लिए उपवर्गीकरण कर
सकती है और चाहे तो मुसहर समाज के लिए लोगों के लिए अलग से कोटे में कोटा आरक्षित कर सकती है। तो बिहार सरकार द्वारा हमने देखा कि महादलित आयोग का गठन करना इसी का एक उदाहरण है। हालांकि यह एक सकारात्मक पक्ष है कि इस प्रकार से कोटा के अंदर कोटा दिया जाए, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है जो कि हम आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं उसके पहले कि 2004 का जो निर्णय आया था वह क्या था। तो अभी जो निर्णय आया है उस निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया था उसे खारिज कर दिया है। इस निर्णय में 2004 के जो निर्णय है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने से मना कर दिया था। और 2004 के निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 341 के तहत केवल राष्ट्रपति ही अनुसूचित जाति की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं और इसमें संशोधन के लिए संसद अधिकृत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जातियां स्वयं एक समूह है और इसमें शामिल जातियों को और उप समूह में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये सब तर्क 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने से उस समय मना कर दिया था। तो इस प्रकार जो अभी आरक्षण संबंधी हम व्यवस्था देख रहे हैं जातियों में उपवर्गीकरण, यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि कई राज्यों द्वारा इस दिशा में पूर्व में कदम भी उठाए गए हैं। पंजाब की बात करें तो 1975 में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति बनाई गई थी, जिसके तहत वाल्मीकि और मजहबी सिखों को प्राथमिकता दिया गया था। हालांकि 2006 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस खंड को रद्द कर दिया क्योंकि इसमें विशिष्ट समुदाय को प्राथमिकता दी गई थी एससी कैटेगरी के तहत। बिहार में भी देखा जाए तो बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के भीतर पिछड़ी जाति की पहचान के लिए महादलित आयोग का गठन किया गया था। हरियाणा में एससी समुदाय को 2 ब्लॉक में विभाजित कर दिया गया और शेड्यूल कास्ट कोटे का 50% प्रत्येक ब्लॉक के लिए आरक्षित किया गया। इसे भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। तमिलनाडु में सबसे कमजोर अनुसूचित जाति माने जाने वाले अरुंधतियार जातियों के लिए 3% उप कोटा प्रदान किया गया है। इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसके फलस्वरूप चेन्नैया फैसले पर पुनर्विचार किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह जो आरक्षण में उपवर्गीकरण की जो अवधारणा है यह कोई नई नहीं है, बल्कि पहले से चली आ रही है। अब न्यायालय का निर्णय हम देखते हैं कि न्यायालय द्वारा जो अभी जो निर्णय लिया गया है वह 6 और 1 के आधार पर यानी कि बहुमत के आधार पर लिया गया है। तो 7 सदस्यीय संविधान पीठ में से 6 न्यायाधीशों ने 2004 के फैसले को बदलते हुए निर्णय लिया, जबकि एक जो उनमें न्यायमूर्ति थी बेला त्रिवेदी, इन्होंने 2004 के निर्णय को सही बताया। तो सबसे पहले इनकी जो असहमति थी उसे हम देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है। तो जो माननीय बेला त्रिवेदी हैं न्यायमूर्ति, इनका क्या कहना था इस निर्णय के संदर्भ में। तो इन्होंने चेन्नैया सिद्धांत को बरकरार रखा और कहा कि एक समान वर्ग को उपवर्गीकृत करना अस्वीकार्य है। अनुच्छेद 341 किसी जाति को अनुसूचित जाति में रखने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है और न्यायालय अपने निर्णय के द्वारा इस शक्ति को किसी अन्य को नहीं सौंप सकता। तो यहाँ पर यह राज्य को सौंपा जा रहा है न्यायालय के द्वारा, तो इसलिए यह निर्णय इस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 341 के विरुद्ध है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के अधिकार को राज्यों को हस्तांतरित कर न्यायिक सक्रियता का उदाहरण दिया। तो यह देखा जाए तो इन आधार पर जो न्यायमूर्ति हैं माननीय बेला त्रिवेदी, इन्होंने कहा कि जो अभी जो निर्णय लिया जा रहा है उसमें उनकी असहमति है। अब सहमति के बिंदु देखा जाए, क्योंकि आखिर 2004 में जो स्थितियां थीं, जो तर्क दिए गए थे, उन तर्क के विरुद्ध इस बार कौन से तर्क दिए जा रहे हैं जिसके आधार पर कोटा के अंदर जो उपवर्गीकरण है, सब कैटेगराइजेशन है, उसको मान्यता दिया गया। तो 7 में से 6 न्यायाधीश ने 2004 के निर्णय को पलटा और कहा कि राज्य अब सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए 15% आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत कर सकते हैं। जो
निम्न 2 शर्तों के अधीन होगा। तो पहला इसमें शर्त है, किसी भी उपसमूह के लिए 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दूसरी शर्त है, उपवर्गीकरण अनुभवजन्य आंकड़ों और प्रणालीगत भेदभाव के ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। यानी कि यदि कोई भी राज्य कोटा के अंदर कोटा कर रही है तो वह किसी भी जाति के लिए 100% नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। और किसी भी जाति के लिए जब वो कोटा के अंदर कोटा बना रही है तो अनमाने ढंग से या बिना किसी आधार के, बिना किसी फैक्ट के, पुख्ता तथ्य के वह नहीं बना सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर सिद्धांत जो पहले अन्य पिछड़ा वर्ग पे लागू होता था उसे अब SC ST पर भी लागू होना चाहिए। यानी राज्य को यह कहा गया कि SC और ST के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करें और वास्तविक वंचितों तक उन आरक्षण का लाभ पहुंचाए। न्यायालय द्वारा निर्णय देने के क्रम में कहा गया कि उपवर्गीकरण के क्रम में राज्य सरकारों को यह सभी जो वर्गीकरण है वह तथ्य और आंकड़े के आधार पर साबित करना होगा जिसके लिए कोटा बनाना चाहते हैं। उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, यह सब बताना होगा और उसके लिए पुख्ता तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। उपवर्गीकरण का राजनीतिक दुरुपयोग न हो इसके लिए न्यायिक समीक्षा की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि राज्य द्वारा यदि उपवर्गीकरण किया जाता है तो यह न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया है। आगे बात करते हैं, इसी में न्यायालय द्वारा कहा गया कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए तथा उच्च श्रेणी में पहुंचने पर दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसी में कहा गया है आगे, अनुच्छेद 341 की व्याख्या करते हुए यह कहा गया कि अनुच्छेद 341 का कार्य यह पहचानना है कि अनुसूचित जातियों की श्रेणी में कौन आता है, लेकिन यह राज्यों को अलग अलग स्तर के पिछड़ेपन को पहचानने और आरक्षण लाभों का विस्तार करने से नहीं रोकता। इस प्रकार उपवर्गीकरण राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ के समान नहीं है। तो हमने देखा कि जो न्यायालय ने अभी निर्णय दिया वह विभिन्न तर्कों के आधार पर अपने निर्णय को साबित किया कि जो 2000 में जो तर्क दिए गए थे उन सभी तर्कों को यहाँ पर काउंटर करते हुए न्यायालय ने इस बार निर्णय दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो वर्गीकरण है वह किया जा सकता है राज्य अगर चाहे तो, लेकिन उसके लिए पुख्ता आंकड़े होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए और इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा करने की इसकी शक्ति रहेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह निर्णय अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर की अवधारणा को समर्थन देता है जो अभी दलित समुदाय में विस्तारित नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिक उन्नत व्यक्तियों की पहचान करती है ताकि उन्हें आरक्षण लाभ से बाहर रखा जा सके। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि क्रीमी लेयर में जो व्यक्ति आते हैं वह क्रीम होते हैं, मतलब कहते हैं कि वे आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वह उस वर्ग के ऐसे क्रीम होते हैं जो सुविधा संपन्न, अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से सक्षम माने जाते हैं और इसीलिए उन्हें लाभ से, आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाता है। इस निर्णय का एक महत्व यह है कि न्यायालय भी मानता है कि उप वर्गीकरण किया जाए क्योंकि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनमें विषमता है। उन्होंने स्वीकार किया कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए जो मानदंड होगा वह ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उससे भिन्न होना चाहिए क्योंकि आरक्षण संवेदनशील मामला है और शायद इसी कारण इस मामले पर अभी तक देखा जाए तो सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो भारत सरकार है उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2023 में इन्होंने कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण के लिए एक कमेटी जल्द ही बनाएगी। तो इस बात से हमें पता चलता है कि न्यायालय के इस निर्णय के समर्थन में या विरुद्ध सरकार की भी कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन हम मान सकते हैं कि सरकार इसके पक्ष में है क्योंकि 1 साल पहले ही सरकार ने ऐसा बयान
दिया था। अब बात करते हैं उपवर्गीकरण के पक्ष में तर्क कि आखिर उपवर्गीकरण अच्छा क्यों है या क्यों किया जाना चाहिए। तो उपवर्गीकरण नीतिगत लचीलापन लाता है। लचीलापन इसलिए कि उपवर्गीकरण यदि किया जाता है तो इससे केंद्र और राज्य सरकार को ऐसी नीतियां बनाने में सहूलियत होगी, आसान होगी, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज की उन्नति में सहायक होगा। तो यदि इन समूह में कोई भी ऐसा वर्ग जो अत्यंत पिछड़ा है, उन्हें विशेष सहारे की आवश्यकता है, जो वंचित हैं, तो उनके लिए सरकार अच्छी नीतियां बना सकती है, यानी कि यह निर्णय उन्हें लचीलापन देता है। सामाजिक न्याय के लिए तो यह निर्णय उन लोगों को लक्षित लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है जो सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो हमारे समाज में देखेंगे कि अनुसूचित जाति की बात करें या अनुसूचित जनजाति की, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपेक्षाकृत ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हुए थे वे काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि अभी भी वह उसी स्थिति में है जो वर्षों से पहले उस स्थिति में थी, यानी कि उनमें कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने में, समाज की मुख्य धारा में लाने में यह उपवर्गीकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संवैधानिक प्रावधान। हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 16(4) यहाँ पर कहा गया है कि राज्य यदि चाहे तो सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देकर उपवर्गीकरण को कर सकता है। तो इस प्रकार यह अनुच्छेद समर्थन करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(4) और 16 में भी ऐसा नहीं कहा गया है कहीं भी कि जो उपवर्गीकरण को अमान्य घोषित करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहा गया है कि किसी राज्य को पिछड़े वर्ग जैसे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था बनाने से मना करता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो राज्य चाहे तो यहाँ पर कानून बना सकता है। अब बात करते हैं उपवर्गीकरण के विपक्ष में कुछ तर्क के बारे में कि आखिर ये क्यों नहीं होना चाहिए। तो जातिगत एकरूपता पर प्रभाव। तो जातिगत देखा जाए तो उपवर्गीकरण से जो राष्ट्रपति हैं, सूची में मान्यता प्राप्त जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी एक रूप स्थिति कमजोर पड़ सकती है। देखिए, इसमें हो सकता है यह कि राष्ट्रपति सक्षम है किसी भी जाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए, लेकिन जब यह काम राज्य करने लगेंगे अपने स्तर पर, तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इस सूची में एक रूपता है वह प्रभावित हो जाएगी। नेक्स्ट है असमानता की संभावना। तो उपवर्गीकरण जो है वह समाज में विभाजनकारी हो सकता है, जो संघर्ष और सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी अगर जनरल कैटेगरी ले लिया जाए, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, यदि कोई दूसरा कोई SC/ST समुदाय का है, तो उन दोनों के बीच में एक अघोषित दीवार है। अघोषित दीवार क्या है? वह यह है कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि दोनों एक दूसरे कई मामलों में प्रतिद्वंदी हैं। यह क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक वर्गीकरण किया गया है हमारे संवैधानिक व्यवस्था में, जिनको एक आरक्षण मिलता है, नहीं मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो उनके बीच एक दीवार को खड़ा करता है, अघोषित रूप से अदृश्य दीवार है। तो ये हमारे समाज में असमानता इस तरह से पाई जाती है। तो यही चीज अब अनुसूचित जाति में भी अगर वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें भी असमानता आएगी, ऊंच नीच की, कि कुछ जो जातियां हैं जो काफी तरक्की कर गई हैं, आगे बढ़ गई हैं, और कुछ जातियां जो काफी पिछड़े हुए हैं। तो जब उनमें वर्गीकरण होगा तो उनमें भी कहीं ना कहीं विभाजन होगा। तो देखा जाए तो यह नीति जो है कहीं ना कहीं समाज को और विभाजित करेगा। पहले हम लोग जाति के आधार पर विभाजित थे, धर्म के आधार पर विभाजित थे, अब जाति में उपजाति के भी आधार पर विभाजित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जब स्थिति होगी तो यह संघर्ष और सामाजिक तनाव को और बढ़ा सकता है। इसको अगर आप सोचे तो यह काफी अच्छी स्थिति नहीं है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के जो उपसमूह बनाए जाएंगे, तो इनमें जो आंकड़े होंगे किस प्रकार से जुटाए जाएंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि
आजकल राजनीति के लिए आंकड़ों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कई सच्चाई और वास्तविक चीज़ों को छुपाया जाता है। तो क्या जरूरी है कि जब ऐसे उप समूह का निर्माण किया जाएगा किसी राज्य द्वारा, तो उसके द्वारा आंकड़ों को ईमानदारी पूर्वक पेश किया जाएगा, सटीकता से पेश किया जाएगा, पारदर्शिता के साथ, व्यापकता के साथ पेश किया जाएगा। तो इसमें छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। तो अब उपयुक्त आंकड़ों के संग्रहण की एक बहुत बड़ी चुनौती इसके साथ भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है संतुलन संबंधी समस्याएं। तो उप समूह के उत्थान एवं प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन जटिल हो सकता है। तो एक तरफ देखा जाए तो आप समूह का उत्थान करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अनुसूचित जाति में एक जाति है एक्स और एक है वाई। एक्स काफ़ी ऊपर में है, ऊंची जाति है, और वाई काफ़ी नीची जाति है। तो वाई जाति को अब अगर जब आपको ऊपर उठाना है तो कहीं ना कहीं आप एक्स जाति के प्रतिद्वंदी के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में आप वहां पर उसे प्रस्तुत करेंगे। तो एक का तो आप उत्थान कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी जो हित है वह भी आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में संतुलन की जो जटिलता है वह बढ़ सकती है। इसी प्रकार की स्थिति भारतीय समाज में, संपूर्ण भारत के स्तर पर नीतियों में एकरूपता और स्थानीय आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती होगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे भील जनजाति ले लेते हैं। तो भील जनजाति, उनकी आवश्यकता या उनकी संख्या मध्य प्रदेश में अलग हो सकती है, गुजरात में अलग हो सकती है, उनकी आवश्यकता वहाँ अलग हो सकती है, उनकी स्थिति वहाँ अलग हो सकती है। राजस्थान में, गुजरात में, इस तरह से बहुत सारे राज्य हैं वहाँ पर अलग अलग हो सकती है। तो वहाँ की राज्य सरकार उनके संदर्भ में जो नीतियाँ बनाएंगी, तो इस प्रकार से जो संपूर्ण भारत के स्तर पे नीति बनेगी और राज्यों स्तर पे जो नीतियाँ बनेगी, उनमें संतुलन बनाना एक चुनौती हो सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रतिरोध। तो उपवर्गीकरण की जो नीतियाँ हैं उसमें अगर आप देखें तो कुछ राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं, कुछ राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। वर्तमान में ही देखा जाए तो जो भारत सरकार है, जो उत्तर भारत के राजनीतिक दल हैं इसके विरोध में है, इस नीति के विरोध में, इस निर्णय के विरोध में। वहीं दक्षिण भारत के जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, वह सरकार की जो सहयोगी है वह इस निर्णय का समर्थन कर रही है। तो देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिरोध और समर्थन में एक बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर राजनीतिक संघर्ष भी बढ़ सकता है, और इस राजनीतिक संघर्ष में सरकार इस तरह की नीतियाँ बना सकती है जो वोट बैंक के आधार पे हो, जो निजीगत स्वार्थ पे हो, दलगत स्वार्थ पे हो, सत्ता प्राप्त करने के आधार पे हो। तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण, वह कहीं गौण न हो जाए। नेक्स्ट है प्रशासनिक बोझ। तो कुछ भी नया होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसका प्रबंधन करना पड़ता है। तो इस कारण से प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है। तो प्रशासनिक बोझ, वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, संसाधन पर बोझ बढ़ सकता है, जनशक्ति की आवश्यकता होगी। तो ऐसी बहुत सारी उपवर्गीकरण के विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। तो हमने पक्ष देखा, विपक्ष देखा। अब बात करते हैं कि यह जो निर्णय है इसका महत्व क्या है। तो इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए अपने उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यह माना था कि आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के बीच उपवर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो उस समय यह माना गया था कि समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा, लेकिन अब नहीं मान रहे कि अब उल्लंघन नहीं होगा, अब समानता का अधिकार उल्लंघन नहीं होगा। इसलिए यह फैसला महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। इस निर्णय में न्यायालय ने कहा कि एससी सूची को एकल समरूप सूची समूह के रूप में माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 341 के तहत केवल राष्ट्रपति ही अनुसूचित जाति की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं और इसमें संशोधन के लिए संसद अधिकृत है। तो ये सारी जो नीतियां थी, ये 2004 के निर्णय में कहा गया था कि समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा, एकल समूह, एससी खुद में एकल समूह है तो इसको फिर से समूह में बांटा नहीं जा सकता, और जो अनुच्छेद 341 है उसके तहत केवल राष्ट्रपति ही इस सूची को अधिसूचित कर सकते हैं और इसमें संशोधन के लिए संसद अधिकृत है। तो 2004 में ये सभी निर्णय दिए गए थे, पक्ष में तर्क दिए गए थे, लेकिन 2024 में जो निर्णय दिया गया वह पूरे की पूरा इसका चेंज कर दिया गया।
नेक्स्ट है राज्य के कानून पर प्रभाव। तो पंजाब, तमिलनाडु आदि राज्यों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समूहों के भीतर उप श्रेणियां बनाने की अनुमति देने वाले कानून को बरकरार रखा गया। हालांकि इन कानूनों को पहले निरस्त कर दिया गया था, तो नया जो निर्णय आया उसके आधार पर इनके कानून को बरकरार रखा गया। अब प्रभावी नीति निर्माण भी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय के बाद अब राज्यों के पास उप वर्गीकरण नीतियों को लागू करने का अधिकार होगा। तो राज्य को तो अनुमति दे गई है कि आप बनाइए, जिससे अधिक सूक्ष्म और प्रभावी आरक्षण नीतियां बनेगी। अब राज्य चाहे तो बना सकते हैं। जैसे बिहार का ही हमने एग्जाम्पल देखा, तो बिहार सरकार चाहे तो हमारे जो बिहार समाज में मुसहर जाति के जो लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं अनुसूचित जाति में, तो सरकार चाहे तो उनके लिए जो 15% का अनुसूचित जाति का कोटा है, सरकार चाहे तो उसके लिए 2%, 3% दे सकती है। जैसे तमिलनाडु में हमने देखा कि वहाँ की सरकार ने जो अरुंधतियार जाति है उसके लिए विशेष प्रावधान कर रखा है, कोटा दे रखा है। तो यह निर्णय संपूर्ण देश को अब प्रभावित करेगा कि कोई संपूर्ण राज्य अपने स्थानीय राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए नीतियां बनाएंगे। तो किसी भी राज्य के उपवर्गीकरण की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यहाँ यह भी इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए राज्य को अपने निर्णय को तार्किक और सही ठहराने के लिए आवश्यक तथ्य एवं सूचनाएं प्रस्तुत करना होगा, और इस प्रकार प्रभावी नीति निर्माण बनेगी। तो बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो जातिगत आरक्षण हो चुका है, जातिगत जनगणना भी हो चुकी है। तो उस आधार पर अगर तथ्य को सटीकता से अच्छे से सरकार निकाले और पता लगाए कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई है और उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है, तो उसके आधार पर सरकार नीति बनाकर उस जाति के कल्याण के लिए, उस जाति के विकास के लिए बिहार सरकार अच्छा काम कर सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब निर्णय का प्रभाव हमने काफ़ी कुछ देख लिया कि इसके विपक्ष में क्या हो सकता है, पक्ष में क्या हो सकता है। अब निर्णय का प्रभाव को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यह निर्णय राज्यों को कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन देगा, जिससे उस समूह में हाशिए पर रहने वाले उन वर्गों का आरक्षण मिलेगा जिन्होंने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है और कहीं ना कहीं वह इससे वंचित हैं। दूसरा है, अब जब राज्य उप कोटा आरक्षित कर सकते हैं तो विभिन्न राज्यों में एक ही जाति के आरक्षण का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। यह निर्णय राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर आरक्षण नीतियों में भावी सुधार को प्रोत्साहित कर सकता है। भावी राजनीति में राज्यों की भूमिका बढ़ेगी, क्योंकि विभिन्न राज्यों में कई प्रकार की जातियां रहती हैं तथा वोट बैंक के लिए राज्य द्वारा जाति आधारित राजनीति के तहत नीतियां बनाई जाएगी। यह निर्णय अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के मध्य आपसी भेदभाव एवं फूट को भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो इसका वोट बैंक के लिए भी दुरुपयोग किया जा सकता है। अपने हित के लिए राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार यह निर्णय कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन इस निर्णय के साथ साथ यह होना चाहिए था कि न्यायालय का यह निर्णय कुछ हद तक मान सकते हैं कि ठीक है, लेकिन उपवर्गीकरण करने के बजाय यदि जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, जो वंचित हैं, अभी तक समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, अपने ग्रुप में ही वह काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जाए। उसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था किया जाए। आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और यह काम न्यायालय के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा होना चाहिए, विधायिका के द्वारा होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो थोड़े बहुत नीतियां हैं, विचार विमर्श करके चाहे तो बना सकती है सरकार और इस दिशा में बेहतर कदम उठा सकती है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट कुछ भी चेंज आता है तो उस पर हम आगे से वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया है, तो आने वाले दिन में इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।